धीरेन्द्र सर, एक एक सीट पर चर्चा करेंगे आराम से, विस्तार से, पहले फेज से लेकर 7वें फेज से, यानी कि पश्चिम से लेकर पूरब तक जिस जिस तरीके से चरण बद तरीके से वोटिंग हुई है, हर एक सीट का हाल आपसे जानेंगे। हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं वाराणसी सीट से। पीएम मोदी ने उम्मीद की थी कि बंपर वोटिंग होगी, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई, या यूं कहे कि सबने मान बैठा है कि होना क्या है। दोनों ही चीजें हैं राहुल। वोटिंग भी जमकर नहीं हुई। हालांकि देखिए, सुबह में जब हम लोग निकले थे तब जो वोटरों का रुझान था वो ठीक दिख रहा था। दोपहर में चूंकि आज उमस बहुत ज्यादा है, धूप तो आज बहुत कम निकली, लेकिन उमस बहुत ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि थोड़े वोटर, चूंकि शहरी वोटर थोड़े से आराम तलबी होते हैं, तो ये मान के चलिए। और दूसरी जो आपकी बात है कि लोग मान के चल रहे हैं कि उन्हें पता है जैसे कि होना क्या है, तो दोनों ही चीजें हैं। लेकिन देखिए, अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस वो सीट है जो भारत की सबसे हॉट सीट मानी जा सकती है, सबसे चर्चित सीट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है। और इस सीट का प्रभाव देखिए, इसको सिर्फ बनारस से जोड़कर ना देखिए, बल्कि बनारस का प्रभाव आसपास की कई सीटों पर माना जाता है। जैसे चंदौली की बात कर लीजिए आप, मिर्जापुर की बात कर लीजिए, गाजीपुर की बात कर लीजिए। हालांकि गाजीपुर से सीट बीजेपी हार गई थी, तो ये वो इलाका है। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, 2019 की बात करें, तो 2019 में इन सभी सीटों पर जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था वो बेहद शानदार था। हालांकि 2 सीटें बीजेपी हार गई थी, घोसी और आजमगढ़। हालांकि अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ को उपचुनाव में बीजेपी ने जीत लिया था। दिनेश लाल निरहुआ वहां से सांसद बने, जो एक बार फिर से उम्मीदवार हैं। और इस बार की अगर बात करें तो इसको 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। हालांकि देखिए, अगर 22 के चुनाव से हम इसको जोड़े तो कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि 22 के चुनाव में बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था पूर्वांचल में, वो उतना अच्छा नहीं था जितना बीजेपी ने समझा या सोचा था। लेकिन देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं और लोगों की पसंद भी अलग होती है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि इस बार नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है सबसे आगे है, और जिस तरीके से, जिस हिसाब से बीजेपी आगे कदम बढ़ा रही है। और चूंकि देखिए, इसमें कुछ अगर हम गठबंधन की बात करें तो चूंकि वो गणित भी यहाँ का बदला है। सुभाषपा निषाद पार्टी और साथ में अपना दल की बात करें, ये तीनों पार्टियां बीजेपी के साथ है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है और साथ में समाजवादी पार्टी है। तो जो सीटों का समीकरण है, साथ में जो कह सकते हैं कि जो एक गणित होता है, जो एक केमिस्ट्री होती है, वो भी थोड़ी सी यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब देखना ये होगा कि 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा खुलता है तो उसमें से क्या कुछ निकलता है। लेकिन बनारस वो सीट है जिसको लेकर 6:30 बजे से लगातार जो सटीक विश्लेषण है उसे जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जब आप लोग धरातल पर थे, मतदान को लेकर हर एक लोकसभा सीट पर जहां जहां गए वहां आपने क्या टटोला, वहां क्या पाया, ये भी जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि जिस तरीके से आप तराई के इलाके में गए, पूर्वांचल के इलाके में गए, और साथ ही साथ आप अवध के इलाके में बने रहे, तो जिन जिन सीटों पर गए वहां भी आपने जो टटोला उसे हम 6:30 बजे के बाद जानने की कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल, और अन्य जगहों से भी हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनय, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, गोरखपुर की सीट की बात की जाए तो जाहिर है कि इसकी तस्वीर भी कुछ कुछ बनारस जैसी ही है कि यहाँ भी हार जीत की बात नहीं होती, मार्जिन की बात होती है। अब क्योंकि रवि किशन इस बार जीत जाते हैं तो जाहिर है कि हैट्रिक उनकी हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जाहिर है 5 बार से सांसद रहे हैं और उनका असर है, उनका गढ़ है और वहां के मेहनत है वो। लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो कुछ खास इस चरण में भी नहीं रहा है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हालांकि थी, तो क्या वोट मार्जिन में भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर की सीट जो चुनाव होता है वो बीजेपी यहाँ नहीं लड़ती, यहाँ मंदिर बनाम विपक्ष होता है। और बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से 5 बार सांसद रहे, और यहाँ का जो चुनाव होता है वो योगी के नाम पे चुनाव होता है। यहाँ के लोगों का जब लोगों के बीच हम जब जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे कि आखिर गोरखपुर में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा गोरखपुर में योगी जी ने जो विकास किया है, इन 2017 के बाद से जो विकास हुए हैं, हालांकि 2014 में ही बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी थी जब यहाँ सपा की सरकार थी जिसकी वजह से यहाँ कुछ योजनाएं ऐसी थी जो नहीं लागू हो पाई थी। लेकिन जो गति 2017 के बाद गोरखपुर को मिली है, गोरखपुर में जिस तरह से पहले, क्योंकि तराई क्षेत्र है, यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या रहती थी, यहाँ
बाढ़ की समस्या होती थी, यहाँ पानी ज्यादा लोगों के घर में घुस जाता था, उसको लेकर यहाँ काम होगा। उसके साथ ही साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहाँ उपचार नहीं होता था, उपचार की कई समस्याएं आती थी, उस पे बहुत काम हुआ। एम्स का जिस तरह से निर्माण हुआ, जिस तरह से काम हुआ, बंद खाद कारखाना जो लोगों के लिए एक रोजगार का भी साधन बना, और यहाँ से काफी संख्या में जो लोग थे वो उनको रोजगार मिला। और तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो 2014 के बाद से लोगों ने विकास देखा। जब हम योगी के सीएम सिटी की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ नाम आता है कि यहाँ जिस तरह से 10 सालों में बदलाव हुआ है, जिस तरह से विकास हुआ है, उस विकास के नाम पर लोगों ने कहा कि हम विकास के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। और ज्यादातर, हमने आपसे पहले भी कहा कि 90% जो जनता थी वो विकास के मुद्दों पर वोट कर रही थी, और उनका कहना था कि हमें सांसद कौन बनता है हमें ये नहीं, लेकिन विकास हुआ। दो चीजें थी, हालांकि जिस तरीके से ये सीट रही है, एक बार कहा जाए कि अटल जी की सरकार, और जब दोबारा 2014 में बीजेपी लौट के आई कहे सत्ता में, और उसके बाद ये मौका मिला गोरखपुर वासियों के लिए सेवा करने के लिए। लेकिन उस बीच विधानसभा का चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। अब वहां दूसरा चेहरा हिमांशु, आपसे जिस तरीके से अगर कहें कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल है, जो आपने देखा, जो आपने समझा, जाहिर तौर पर यहां का भी जो गठबंधन का गुड़ागणित रहा, बीजेपी ने कोशिश की, आरएलडी को अपने साथ ले आई, लेकिन यही कहा जाए कि नुकसान क्या समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन को होगा और फायदा बीजेपी को होगा, या इसको इस तरीके से भी देखें जो 2022 में रहा कि बीजेपी को नुकसान पश्चिम से नहीं हुआ बल्कि पूरब की तरफ से हुआ, तो क्या वो जो फायदा पश्चिम में मिला था विधानसभा चुनाव में, वही फायदा इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो माना जाता है वो ये है कि उनके पास नरेंद्र मोदी है, जो जीत की गारंटी के मंत्र को लेकर इस चुनाव में लेकर उतरे थे, और जनता की जुबान पर यही थी, अगर मोदी है तो मुमकिन है। ये उनका मंत्र था जो जनता की जुबान तक पहुंचा। और जहां तक पश्चिमी यूपी की बेल्ट की बात है, तो पश्चिमी यूपी में आरएलडी गठबंधन के बाद जिस तरह से धीरेन्द्र सर बता रहे थे, बिल्कुल वही फैक्टर वहां पर नजर आ रहा है कि आरएलडी जब से भाजपा के साथ आई है तो उनको और जो कॉम्बिनेशन था उनका गठबंधन का और ज्यादा मजबूत हो गया। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो जो वोटर था जो पहले आरएलडी दूसरे गठबंधन के साथ जाता था, वो वोटर अब भाजपा के साथ आ गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें फायदा भाजपा को और भी ज्यादा है। जिस तरह से बागपत सीट पहले ही भाजपा के पास थी, लेकिन गठबंधन होने की वजह से आरएलडी की दे दी गई। इसके अलावा सहारनपुर जरूर भाजपा ने लॉस की थी, लेकिन इस बार जब आरएलडी साथ में आ गई है तो वहां पर भी जो कॉम्बिनेशन है और भी ज्यादा मजबूत हो गया है बीजेपी का, और आरएलडी के साथ मिलने की वजह से वहां पर भी अब भाजपा के जीत के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी को हम देखें तो एक तरफ देखा जाए तो इस तरफ पूरी बेल्ट के अंदर भाजपा को फायदा ही मिलेगा, भाजपा यहां से नुकसान में रहने वाले नहीं है। हाँ, जरूर कैंडिडेट के अंदर जरूर ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिला ये पूरे चुनाव के अंदर। जब हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में हम गए, खासतौर पर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद को भी गढ़ माना जाता है भाजपा का, क्योंकि गाजियाबाद में 5 बार से लगातार बीजेपी के सांसद रहे। 2004 में एक बार शिकस्त जरूर मिली कांग्रेस से, और उसके बाद से लगातार अब तक बीजेपी यहां से जीतती हुई आई। राजनाथ सिंह यहां से लड़े, बड़े चेहरा रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय बीजेपी से, 2009 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद वीके सिंह लगातार 2 बार यहां से सांसद रहे और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद भी बने। और जो 2019 का चुनाव रहा था उसमें तीसरे नंबर पर रहे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने में, 5,62,000 समथिंग उनको वोट यहां से मिले थे। लेकिन यहां से एक बात और एक सिनेरियो यहां पर खड़ा हुआ था, वो ये था कि एक क्षत्रिय समाज में नाराजगी वो ये थी कि वीके सिंह का एंड मोमेंट पर यहां से टिकट कटना, जिसकी वजह से क्षत्रिय समाज में नाराजगी देखने को मिली। और इसका फायदा विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, एक ऐसी हवा बनाने की कोशिश की कि क्षत्रिय समाज नाराज हो गया है। जबकि खुद जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन तमाम जगहों पर, उन तमाम बेल्ट में पहुंचे, वहां पर लोगों से बातचीत की, और वो जो रूठा हुआ समाज जिसको बताया जा रहा था वो एक भ्रांति के रूप में फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको दूर करने की काफी हद तक कोशिश बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री और तमाम जो सीनियर कैडर के लीडर्स थे वो लगे रहे, और उसका फायदा भाजपा को फाइनली मिला भी। और लेकिन वोटिंग परसेंटेज जरूर डाउन रहा, उसका फायदा किसको हुआ, उसको नुकसान किसका हुआ, ये 4 तारीख को पता चल ही जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी यूपी में 6:30 बजे के बाद जाने की कोशिश करेंगे कि क्या फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये आप लोग भी आकलन कीजिए और बताइएगा। जिस तरीके